जिज्ञासा। जिज्ञासा, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरे देश में 27 मार्च को मनाया जाता है, पूरी दुनिया में 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस या इंटरनेशनल थिएटर डे। रंगमंच में एक साथ कई कलाओं का संगम है। रंगमंच एक तरह से अनुशासन है, जीने का एक तरीका है और जागरूकता का एक तरीका भी है। थिएटर से जुड़े हुए लोगों का बड़ा ही खास दिन होता है विश्व रंगमंच दिवस। रंगमंच से जुड़ी तमाम बड़ी हस्तियों का इस दिन सम्मान किया जाता है। नाटकों के बहुत खास शो का आयोजन भी किया जाता है। 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने वर्ल्ड थिएटर डे की स्थापना की थी। ये इंस्टीट्यूट यूनेस्को का एक सहयोगी संगठन है जो विश्व में थिएटर को बढ़ावा देने का काम करता है। सन 1962 में मशहूर नाटककार जीन कोक्ट्यू ने विश्व रंगमंच दिवस के लिए पहला संदेश लिखा था। पहला नाटक एथेंस में एक्रोपोलिस में स्थित थिएटर ऑफ डायोनिसस में आयोजित किया गया था, जिसके बाद से ग्रीस में इसका ऐसा प्रभाव हुआ कि लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। ये नाटक 5वीं शताब्दी के शुरुआती दौर का माना जाता है। थिएटर ऑफ डायोनिसस दुनिया का सबसे पुराना थिएटर है, जिसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया था। विश्व रंगमंच दिवस की इस बरस की थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति। विश्व रंगमंच दिवस पर आइए सुनते हैं कुछ ऐसे कलाकारों की बातें जो रंगमंच पर सक्रिय रहे हैं। जाने माने अभिनेता रघुवीर यादव। दरअसल मेरी एक्टिंग की शुरुआत या इस फील्ड में जो मेरी शुरुआत दरअसल पारसी थिएटर से हुई है। तो लोग पारसी थिएटर इसलिए कहते कि पारसी कोई लैंग्वेज या कोई वैसा नहीं था कि पारसी प्ले हुआ करते थे। एक्चुअली ये पारसी लोगों ने कंपनियां बनाई थी जब पहले फिल्मों से पहले, तो उसका नाम पारसी थिएटर रखा। तो मैं इत्तेफाकन उसमें 6 साल रहा हूँ। उसमें बिल्कुल खाना बदोशों की जिंदगी में जिया हूँ, उनके साथ काम किया है मैंने। इनके मालिक थे मदन लाल कपूर और आप जानते हैं अन्नू कपूर, उनके फादर की एक नाटक कंपनी थी जो ललितपुर में चल रही थी और मैं घर से आया था म्यूजिक सीखने के लिए। थिएटर से ताल्लुक मेरा हो गया और मैं थिएटर करने लग गया। सारी आजकल जो फिल्मों की शैली है वो ये समझ लीजिए वो पारसी थिएटर का ही है। क्यों हमारी फिल्मों से पहले पारसी थिएटर ही था जो चल रहा था और वहीं से सारे एक्टर्स निकल के फिर फिल्मों में आए। तो जो स्टाइल हमारा बोलने का अंदाज और वो तकरीबन वही है जो अभी फिल्मों में अभी थोड़ा सा कम हुए हैं, लेकिन बड़ा चढ़ा के बोलना, शेर शायरी और बात बात पे इमोशन कहीं चेंज हुआ तब गाना, खुशी है तब गाना, तो ये सब वही पारसी का अंदाज है। जाने माने अभिनेता पीयूष मिश्रा से हमने पूछा था एनएसडी ने किस तरह की नई दुनिया खोली थी, क्योंकि ग्वालियर एक छोटी दुनिया थी। बिल्कुल, एनएसडी ने तो मतलब आपके पूरे कपाट खोल दिए ना। मतलब एजुकेशन पूरी, अब 3 साल सिर्फ थिएटर पढ़ना, जिसके बारे में पैशन था मेरा कभी कि जो हाँ यार ये क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में हर जानकारी मेरे सामने थी। अब हर चीज मैं पढ़ सकता था उसको। बहुत बढ़िया प्लेस की, बहुत बढ़िया। मैं पढ़ते हुए स्टार बन गया था। मतलब 86 से पास आउट हुआ था मैं, 89 में बना था एक्ट। तो मैं बॉम्बे में था। अच्छा, पहला प्ले कर चुके थे ये लोग, नेट हुआ, मनोज वाजपेयी था उसमें, बड़ा प्ले किया था उसने। एक्ट 1 खुला तो उससे कम से कम ये तो हुआ ना कि कम से कम थिएटर ही करूंगा मैं। रंजीत साहब के साथ प्ले कर लिया, कोर्ट मार्शल कर लिया, कभी आर्सन एंड द ओल्ड लिस्ट कर लिया, आंटी को दिखाना प्ले था वो कर लिया, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। लेकिन एनएसडी से मुझे मतलब मैं काफी मैच्योर हो गया, लेकिन उस मैच्योरिटी को आजमाने का मौका मुझे एक्टिंग में मिला। तो वहां पर जो है पूरा झोंक दिया मैंने, मैं हर चीज कर दिया, क्या लिरिक्स, क्या म्यूजिक, बड़े बड़े प्लेस की। और गगन धमामा बाजियो हुआ, वो कब हुआ, कैसे हुआ? 94 में हुआ था ये प्ले, 94 में, 93 या 94 में हुआ था। तो भगत सिंह पर जो है हमने वो किया था। तो मेरा साथी था एनके शर्मा, वो डायरेक्ट करता था प्लेज। उसने कहा था कि यार तू लिख, यार ये ओरिजिनल प्ले लिख। तो भगत सिंह, मैंने कहा तो क्यों इस पर इसकी निगाह क्यों नहीं पड़ी किसी बंदे की? भगत सिंह का पूरा नाम भगत सिंह संधू नहीं जानते थे लोग। मैं नहीं जानता था कि इनका नाम पूरा नाम संधू है। तो मैंने कहा इतना बड़ा आदमी और इतना कम उम्र में इतना जवान, हसीन, खूबसूरत, चेहरे की तो बहुत तारीफ थी, बहुत सुंदर था, बहुत पढ़ा लिखा।
कविता करता था, गाना गाता था, इतना बढ़िया और साहसी, जबरदस्त दुस्साहसी और जायंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल। मतलब ऐसे इंटेलेक्ट बहुत कम देखे हैं। अरे बड़ी जबरदस्त किताबें पढ़ी। रिसर्च करना वो एक्चुअली प्ले और फिल्म होती है बहुत ही रसपूर्ण। रिसर्च से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको जो है अपने इमेजिनेशन के घोड़े खोलने पड़ते हैं। जब लिखना शुरू किया था तो एक महीने में हो गया था। एक्चुअली हमारा वो था भी नक्शा कि अगला प्ले कर लिया तो उसके 10 शो हो गए तो इसका मतलब बहुत हो गया, उसके बाद अगला प्ले करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्ले हाल कर लिया करते थे। तो इसलिए जो इस चक्कर में बहुत शो नहीं हो पाए। इसके मुश्किल से जो है आपके 5, 6, 7, 8, 9 मैक्सिमम 10 शो हुए होंगे। प्रकाश में नहीं आ पाया। बाद में जब छपा 2003 में तो कहीं जाकर फिर जो है आप दुनिया के उसमें आए निगाह में। अब तो जो है हर साल जो है मतलब उनके 28 सितंबर को या 23 मार्च को कोई ना कोई कर ही देता है इसको। मतलब उनके शहीद दिवस पर, मृत्यु दिवस लोग कर रहे हैं, नौजवान इस प्ले को बार बार उठाते हैं। उनके लिए है कहाँ, हिंदुस्तान है कहाँ प्लेस? अभी बॉम्बे में लिखे जा रहे हैं बहुत सारे प्लेस जी, लेकिन वैसे हमारे टाइम में तो कहाँ थे प्लेस? कोई बाहर का प्ले लेके उसको अडेप्ट करो तभी कहीं जाकर हुआ था। प्ले लिखना तो बहुत ही कठिन काम है ना, नॉवल से अधिक, नॉवल कहानियां कविता से अधिक कठिन काम है। ये हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका नादिरा जहीर बब्बर। मैं समझती हूँ कि मेरी शख्सियत का एक एक कतरा अलकाजी साहब की देन है, और अगर वो मेरे उस्ताद ना होते तो शायद आज मेरी जो भी थोड़ी बहुत एक समुंदर में एक बूंद के बराबर भी अगर मेरी कोई औकात है तो ये उनकी मेहरबानी की वजह से है। मेरा जो पहला नाटक था वो अमाल अल्लाना, जो अलकाजी साहब की बेटी थी और वो रेपेट्री में थी, वो एक नाटक कर रही थी और उसमें एक बारमेड की जरूरत थी। तो एक 2-3 मिनट का रोल था मेरा जिसमें मुझे खड़े होके सोल्जर्स को सब शराब पिलानी थी और एक गाना गाना था। बहुत उसकी तारीफ हुई और मुझे यह हैरानी हुई कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया। और तारीफ किस बात की हुई, दूसरे दिन अखबार में आया कि नादरा स्टील्स द सीन। सब तक मैं तो पास कर चुकी थी एनएसडी और बाहर जाके वापस भी आ चुकी थी। तो एनएसडी के कुछ स्टूडेंट्स उस साल के जो फाइनल ईयर के थे वो लोग सब मेरे घर आए कि आप हमारे लिए एक प्ले कीजिए। तो उनके लिए मैंने जस्मा ओढ़न डायरेक्ट किया था और फिर उसके बाद मैंने किया गालिब एकेडमी के कहने से यहूदी की लड़की, जो बहुत बहुत कामयाब हुए ये दोनों प्लेस। मेरे 5-10 साथी जो लगातार दिल्ली में भी मेरे साथ थे वो सब हमारे और राज जी के साथ सब यहाँ आ गए थे और वो सब भी पीछे पड़े थे कि अपना कुछ बनाते हैं करते हैं। तो उन सब की भी ख्वाहिश थी कि चलो एक प्लेटफॉर्म सबको मिलेगा। और हम लोगों ने बस 1-2 चीजें सोची थी कि हम हमेशा ऐसा रंगमंच करेंगे जो हमें खुशी दे। तो कम से कम जब भी हम करें, कोई भी नाटक करें, तो कोई उसमें बात ऐसी हो जो आप लेके जाएं अपने घर, आपके दिल को छुए। पहला नाटक था मैक्सिम गोर्की का लिखा हुआ नाटक है बहुत मशहूर, दी लोअर डेप्थ्स। उसका हमने किया था, उसका नाम था हिंदी में तलछट वो। और दिल्ली का किया हुआ एक नाटक यहूदी की लड़की, उसको फिर से करके इन दोनों नाटकों को मिला के एकजुट की यहाँ पे ओपनिंग हुई थी। मैं कहना चाहूंगी आप सब से कि रंगमंच की तरफ देखिए। रंगमंच दुनिया की सबसे बड़ी कला है क्योंकि इसमें सब कलाओं का निचोड़ है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो पेंटिंग्स हो, क्राफ्ट हो, टेक्निक हो, शब्द हो, साहित्य हो, अभिनय हो। तो सब कलाओं का अगर आपको एक साथ लुत्फ लेना है तो वो रंगमंच है। तो उसकी तरफ आइए। वैसे भी जो हमारी अपनी जो जीवित कलाएं हैं उनका आदर करना और अपने बच्चों को भी ये सिखाना कि जीवित कलाओं का आदर करें, उनकी तरफ वापस लौटें और उनसे प्यार करें। और अब आपको सुनवाते हैं हबीब तनवीर के सुप्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर का एक अंश। आज आपने मुझे बचा लिया। अरे मैं क्या बचाऊंगा बेटा, बचाने वाले ऊपर वाला भगवान है। बेटा है? तुम्हारा नाम क्या है? चरणदास। अब काम क्या करते हो? मत पूछो गुरुदेव, मुझे शर्म आती है। काम बताने में शर्म आती है? क्या मैं नहीं जानता हूँ तेरे को हवलदार ने दौड़ाते दौड़ाते लाया है? उसको तो आप देख ही डाले गुरुदेव। चरणदास तुम चोरी करना छोड़ दो बेटा। वाह गुरुदेव, चोरी करना छोड़ दूंगा तो फिर खाऊंगा क्या? वाह, सब सारी दुनिया के आदमी चोरी करके खा रहे हैं। अरे मेहनत करो, मजदूरी करो, और काहे के लिए मूड को नीचे कर लिया रे? जवाब दे। अरे बेटा 1000 परन गुरु करा नहीं करस तो एक चीज तो छोड़ दो। आप एक चीज कहते हैं गुरुदेव,
मैं 4 चीज छोड़ दूंगा। 4 चीज? आओ। कौन कौन सा चीज बेटा? पहला प्रण है गुरुदेव, आज से मैं सोने की थाली में खाऊंगा ही नहीं। ये पहली प्रण है? हाँ गुरुदेव। और दूसरा प्रण है, आज से मैं हाथी में बैठ के और जुलूस के साथ में शहर में घूमूंगा ही नहीं। अच्छा। हाँ। और तीसरा प्रण है, किसी भी देश की कोई भी सुंदर रानी हो गुरुदेव, अगर वो मुझसे कहेगी आज चरणदास मुझसे शादी कर ले, मैं नहीं करूंगा गुरुदेव। अच्छा अच्छा। और चौथा प्रण है, कोई भी देश की जनता कहेगी ना गुरुदेव आओ चरणदास ये देश की गद्दी खाली है, इसमें बैठ जा और इस देश की राजा बन जा, मैं नहीं बनूंगा गुरुदेव। तू बचपन से सोने के थाली में खाते खाते परेशान हो गए बेटा, आज ये गुरु के पास प्रण कर दिया कि सोने के थाली में नहीं खाऊंगा। और हाथी में बैठे बैठे तो तुम परेशान हो गए हो जुलूस में जाते जाते, आज गुरु के पास प्रण कर दिया कि मैं हाथी में बैठ के जुलूस में नहीं जाऊंगा कहते हो। और तुम्हारी खूबसूरती को देख के देश की रानी मोहित हो गई है, इसलिए आज गुरु के पास प्रण कर दिए कि रानी के साथ शादी नहीं करूंगा। वाह रे बेटा, तेरा चौथा प्रण है बेटा कि तू देश के राजा नहीं बनेगा। हाँ गुरुदेव। क्योंकि जनता सब तरस रही है ना कि आओ चरणदास गद्दी में बैठ जाओ, तुम्हारे से देश सुचित रूप से चलेगा। फिर कि वारे बेटा निर्मोही, तू देश के राजा बनेगा न तू गद्दी में बैठेगा। मैंने तो सुना है बेटा कि जब आदमी सो जाते हैं, नींद पड़ जाते हैं तो सपना देखते हैं। अरे ते तो जागते जागते सपना देख रहा है। बेटा ये 4 प्रण तू अपने मन से किए कि मेरे मन से? अपने मन से किया हूँ गुरुदेव। एक प्रण ते गुरु को मान जा बेटा। क्या है गुरुदेव? झूठ बोलना छोड़ दो। वो देखो ना, वही तो नहीं बनता गुरुदेव। अब आप ही लोग बताओ, इस सूरज से उसकी रोशनी को अलग कर दोगे तो बनेगा क्या? नहीं बनता। वैसे ही झूठ और चोरी का इतना जम के रिश्ता है गुरुदेव कि एक दूसरे के बिना बनते ही नहीं। हाँ तो मेरे से भी नहीं बनेगा। नहीं, वो देखो हवलदार आ रहा, मुझे जल्दी से आशीर्वाद देते गुरुदेव। विश्व रंगमंच दिवस पर ये था विशेष जिज्ञासा कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय और प्रतिक्रिया विविध भारती के फेसबुक पेज पर जिज्ञासा कार्यक्रम से जुड़ी पोस्ट पर कमेंट करके आप दे सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का। जिज्ञासा जिज्ञासा